नमस्ते, मैं हूं आपका नटी फैक्ट्स और आज मैं आपको ले चलूंगा समय के उन गलियारों में जहां आज भी रहस्य की परछाइयां मंडराती हैं। दुनिया का इतिहास जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय भी। पन्ने दर पन्ने पलटते जाइए, आपको हर दौर में कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिन पर आकर विज्ञान और तर्क दोनों के पांव ठिठक जाते हैं। इंसान ने चांद पर कदम रख दिए, मंगल पर रोवर भेज दिए, ब्रह्मांड के छोर तक झांकने की कोशिश कर ली, लेकिन कुछ पहेलियां हैं जो हमारे ठीक सामने होकर भी हमारी पकड़ से बाहर हैं। ये वो अनसुलझे रहस्य हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा ज्ञान अभी कितना अधूरा है, कितना सीमित है। आज की इस रोमांचक मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास के ऐसे ही 10 सबसे रहस्यमयी चीजों के दरवाजे पर दस्तक देंगे। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये अपने आप में एक सवाल हैं, एक चुनौती है। हर रहस्य आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा, हर कहानी आपकी सोच को चुनौती देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई अपने अतीत को उतना जानते हैं जितना हम दावा करते हैं। ये वो पहेलियां हैं जिनके जवाब शायद इतिहास की किसी धूल भरी किताब में नहीं, बल्कि हमारी कल्पना की सीमाओं के पार छिपे हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि समय की गहराइयों में उतरने की एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा होने वाली है। हम साथ मिलकर उन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों और वैज्ञानिकों को हैरान परेशान कर रखा है। चलिए शुरू करते हैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों का यह सफर, जो आपको हैरान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी सूची का पहला रहस्य हमें ले चलता है शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के दौर में। एक ऐसी चीज जो देखने में तो छोटी है, लेकिन इसका रहस्य हिमालय से भी बड़ा है। हम बात कर रहे हैं रोमन डोडेकाहेड्रॉन की। ये कांसे या पत्थर से बनी खोखली 12 सतही वस्तुएं हैं, जिनके हर पलक पर अलग अलग आकार के छेद हैं और हर कोने पर एक छोटी सी घुंडी बनी हुई है। 4वीं सदी से लेकर 2री सदी ईसा पूर्व के बीच की ये कलाकृतियां पूरे रोमन साम्राज्य में, खासकर यूरोप के उत्तरी हिस्सों में पाई गई हैं। आज तक 100 से ज्यादा डोडेकाहेड्रॉन मिल चुके हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि किसी भी रोमन दस्तावेज में, किसी भी किताब में इनका कोई जिक्र तक नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये थे क्या? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि ये किसी तरह के कैंडलस्टिक यानी मोमबत्ती रखने के स्टैंड थे, लेकिन इनके अंदर मोम के निशान क्यों नहीं मिले? कुछ कहते हैं कि ये पासे थे, किसी खेल का हिस्सा, लेकिन इतने जटिल पासे क्यों? कुछ का मानना है कि ये दूरी मापने या सर्वेक्षण करने के उपकरण थे। एक थ्योरी यह भी है कि इन्हें दस्ताने बुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, एक ही चीज और कितनी सारी अटकलें। हर थ्योरी अपने आप में एक कहानी कहती है, लेकिन किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं है। एक और दिलचस्प थ्योरी इन्हें ज्योतिष या किसी धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ती है। क्या इन छेदों से देखकर तारों की स्थिति का पता लगाया जाता था? क्या ये किसी गुप्त रोमन पंथ का पवित्र प्रतीक थे? इन पर बने अलग अलग आकार के छेद शायद अलग अलग महीनों या नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों। ये भी हो सकता है कि ये सेना के लिए कोई रेंज फाइंडिंग डिवाइस रहे हों, जिससे दुश्मन पर फेंके जाने वाले पत्थरों या भालों की दूरी का अंदाजा लगाया जाता हो। लेकिन अगर ये इतने जरूरी थे तो इनका जिक्र क्यों कहीं नहीं मिलता? रोमन डोडेकाहेड्रॉन की बनावट भी कम रहस्यमयी नहीं है। इन्हें बनाना आसान काम नहीं था। इन्हें ढालने के लिए एक जटिल प्रक्रिया की जरूरत पड़ती होगी, जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें बनाने वाला कोई माहिर कारीगर था। कोई आम इंसान ऐसी चीज नहीं बना सकता। तो फिर इतनी मेहनत से बनाई गई इन चीजों का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए सजावट का सामान थे, एक तरह के स्टेटस सिंबल, या इनका कोई ऐसा उपयोग था जो इतना गुप्त था कि उसे लिखना भी मना था? आज भी जब कोई नया डोडेकाहेड्रॉन खोजा जाता है तो रहस्य और गहरा हो जाता है। वैज्ञानिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये छोटी सी वस्तु रोमन साम्राज्य की उन्नत इंजीनियरिंग और कला का नमूना तो है, लेकिन साथ ही यह हमारे ज्ञान की सीमाओं का एक बड़ा प्रतीक भी है। जब तक कोई खोया हुआ रोमन दस्तावेज नहीं मिल जाता जिसमें इसका जिक्र हो, तब तक रोमन डोडेकाहेड्रॉन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना रहेगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब समय की परतों के नीचे कहीं दबा हुआ है। अब चलते हैं मध्ययुगीन काल में, जहां योद्धाओं की वीरता और उनकी तलवारों के किस्से गूंजते थे। लेकिन एक तलवार ऐसी थी जिसके सामने दुनिया की हर तलवार पानी भरती थी।
हम बात कर रहे हैं दमास्कस स्टील से बनी तलवारों की। ये तलवारें सिर्फ हथियार नहीं थीं, ये कला और विज्ञान का एक चमत्कार थीं। कहा जाता है कि ये इतनी धारदार होती थीं कि हवा में गिरते रेशम के रूमाल को भी दो हिस्सों में काट सकती थीं, और इतनी मजबूत कि पत्थर या दूसरी तलवारों से टकराने पर भी इन पर खरोंच तक नहीं आती थी। इनकी सतह पर पानी की लहरों जैसी एक खास पैटर्न या डिजाइन बनी होती थी, जिसे वोमेन्स पैटर्न कहते थे, जो इनकी पहचान थी। इन तलवारों का राज छुपा था उस स्टील में जिससे ये बनती थीं। ये स्टील भारत से आता था, जिसे वुड्स स्टील कहा जाता था। दमिश्क के कारीगर इस स्टील को एक गुप्त प्रक्रिया से तपाकर, पीटकर और मोड़कर इन चमत्कारी तलवारों में ढालते थे। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त थी कि पिता सिर्फ अपने बेटे को ही सिखाता था। इस स्टील की खासियत थी इसकी आंतरिक संरचना। इसमें कार्बन नैनोट्यूब्स और सीमेंटाइट नैनोवायर्स के जाल होते थे, जो इसे एक ही समय में अविश्वसनीय रूप से कठोर और लचीला बनाते थे। सोचिए, आज जिस नैनो टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, वो सदियों पहले अनजाने में ही सही इन तलवारों में मौजूद थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये अद्भुत तकनीक खो गई? लगभग 18वीं सदी के आते आते दमास्कस स्टील का उत्पादन बंद हो गया। इसकी कई वजहें बताई जाती हैं। एक वजह यह है कि भारत में वुड्स स्टील बनाने वाली खदानें समाप्त हो गईं और असली कच्चा माल मिलना बंद हो गया। दूसरी वजह यह है कि दमिश्क के कारीगरों की वो पीढ़ियां ही खत्म हो गईं, जिनके पास इस गुप्त फॉर्मूले का ज्ञान था। उन्होंने इसे कहीं लिखा नहीं, और उनके साथ ही यह राज भी दफन हो गया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और धातुकारों ने सदियों तक इस फॉर्मूले को फिर से बनाने की कोशिश की। उन्होंने हर तरह के स्टील, हर तरह के तापमान और हर तरह की तकनीक को आजमाया, लेकिन वो असली दमास्कस स्टील वाली बात पैदा नहीं कर सके। वे धारदार तलवारें बना सकते थे, वे मजबूत तलवारें बना सकते थे, लेकिन वे ऐसी तलवार नहीं बना सके जो धारदार भी हो, मजबूत भी हो और लचीली भी। वो लहरदार पैटर्न तो बना लेते थे, लेकिन वो सिर्फ सतह पर होता था, असली दमास्कस स्टील की तरह स्टील की आत्मा में नहीं। यह ऐसा था जैसे कोई रेसिपी तो जानता हो, लेकिन उसे बनाने का जादू खो गया हो। आज भी दमास्कस स्टील आधुनिक धातु विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज अपनी तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद समझ नहीं पाए हैं। यह सिर्फ एक तलवार की कहानी नहीं है, यह एक खोई हुई कला, एक भूले हुए विज्ञान और इंसानी कारीगरी की उस बुलंदी की कहानी है जहां तक पहुंचना आज भी एक सपना है। क्या कभी कोई वैज्ञानिक इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा, या दमास्कस स्टील की तलवारें हमेशा के लिए इतिहास के संग्रहालयों में एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएंगी? अब हम आपको ले चलते हैं मध्य अमेरिका के घने जंगलों में, जहां एक ऐसी सभ्यता बसती थी जो समय के गणित में माहिर थी। माया सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला में अपने समय से सदियों आगे थी। और उनके इस ज्ञान का सबसे बड़ा सबूत है माया कैलेंडर। ये कोई एक कैलेंडर नहीं, बल्कि कई कैलेंडरों का एक जटिल सिस्टम था, जो आपस में मिलकर समय का एक ऐसा चक्रव्यूह रचते थे जिसे समझना आज भी आसान नहीं है। उनका एक कैलेंडर, जिसे हाब कहते हैं, 365 दिनों का था, ठीक हमारे आज के कैलेंडर की तरह। लेकिन उनकी गणना इतनी सटीक थी कि उसमें लीप ईयर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। माया कैलेंडर की सबसे रहस्यमयी बात है लॉन्ग काउंट कैलेंडर। ये कैलेंडर 5125 सालों के एक लंबे चक्र को मापता था, और यहीं से शुरू हुआ 2012 का वो प्रसिद्ध मिथक, जब दुनिया भर में यह अफवाह फैली कि माया कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो रहा है, और उसके साथ ही दुनिया भी खत्म हो जाएगी। असल में उस दिन सिर्फ यह 5125 साल का एक बड़ा चक्र पूरा हो रहा था, और एक नए चक्र की शुरुआत हो रही थी। ठीक वैसे ही जैसे 31 दिसंबर के बाद हमारा कैलेंडर खत्म नहीं होता, बल्कि 1 जनवरी से एक नया साल शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दुनिया खत्म क्यों नहीं हुई। सवाल यह है कि माया लोगों को समय की इतनी गहरी और जटिल समझ मिली कहां से। उनके पास कोई आधुनिक दूरबीन नहीं थी, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं था, फिर भी उन्होंने शुक्र ग्रह के चक्र की गणना इतनी सटीकता से की कि उनकी और आज की आधुनिक गणना में महज कुछ सेकंड का फर्क है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करने की प्रणाली विकसित कर ली थी। वे जानते थे कि तारे और ग्रह कैसे चलते हैं, उनका धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह ज्ञान सिर्फ गणितीय नहीं था, बल्कि उनके धर्म,
और जीवन शैली का एक अभिन्न अंग था। हर दिन का अपना एक देवता था, अपना एक मतलब था। उनके लिए समय सीधा नहीं बल्कि चक्रों में चलता था, जहां हर चीज दोहराई जाती है। इस कैलेंडर को बनाने के लिए जिस गणित और खगोल विज्ञान की जरूरत थी वो साधारण है। माया सभ्यता ने शून्य की अवधारणा का इस्तेमाल किया, जो उस समय दुनिया की बहुत कम सभ्यताओं को पता था। उन्होंने यह सब कैसे सीखा? क्या यह हजारों सालों के निरंतर अवलोकन और ज्ञान का नतीजा था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य है? कुछ थ्योरीज तो यहां तक कहती हैं कि उन्हें यह ज्ञान किसी बाहरी शक्ति, शायद किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों से मिला था। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह सवाल अपनी जगह कायम है। माया कैलेंडर सिर्फ तारीखें बताने वाला एक उपकरण नहीं था, यह ब्रह्मांड के साथ इंसानी रिश्ते को समझने की एक कुंजी थी। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक ही धागे में पिरोने की एक कोशिश थी। आज जब हम अपनी डिजिटल घड़ियों और स्मार्टफोन पर समय देखते हैं तो यह सोचना भी हैरान करता है कि हजारों साल पहले जंगल के बीच में एक सभ्यता समय को हमसे कहीं ज्यादा गहराई से समझती थी। माया कैलेंडर एक अबूझ पहेली है जो हमें हमारे पूर्वजों की बौद्धिक क्षमता के सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर देती है। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। जरा सोचिए, आज से लगभग 2300 साल पहले मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर के तट पर एक मीनार खड़ी थी जो 400 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी, यानी आज की 40 मंजिला इमारत के बराबर। और इस मीनार की चोटी पर रात दिन एक ऐसी आग जलती थी जिसकी रोशनी को 50 किलोमीटर दूर समुद्र से भी देखा जा सकता था। ये लाइट हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा था जो सदियों तक जहाजों को रास्ता दिखाता रहा और अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक बना रहा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इसकी रोशनी थी। उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो फिर इतनी शक्तिशाली और दूर तक जाने वाली रोशनी पैदा कैसे की जाती थी? इतिहासकारों के अनुसार लाइट हाउस की चोटी पर एक विशाल आग जलाई जाती थी। लेकिन सिर्फ आग से इतनी तेज रोशनी पैदा नहीं हो सकती जो 50 किलोमीटर दूर तक दिखे। तो राज क्या था? राज था एक विशाल घुमावदार आईना। कहा जाता है कि इस आग के पीछे कांसे या किसी और चमकदार धातु का बना एक बहुत बड़ा आईना लगाया गया था जो आग की रोशनी को केंद्रित करके एक शक्तिशाली किरण में बदल देता था और उसे दूर समुद्र की ओर फेंकता था। यह आईना अपने आप में एक रहस्य है। यह कितना बड़ा था? इसे किसने डिजाइन किया? इसे किस धातु से बनाया गया था कि यह इतनी गर्मी झेल सके और झंग भी न लगे? कुछ कहानियों में तो यहाँ तक कहा गया है कि दिन के समय इस आईने का इस्तेमाल सूरज की किरणों को केंद्रित करके दुश्मन के जहाजों को जलाने के लिए भी किया जाता था, ठीक एक विशाल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। अगर यह सच है तो यह प्राचीन काल की डेथ रे या हीट रे टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत उदाहरण था जिसके बारे में हम आज सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं। दुर्भाग्य से यह शानदार इमारत अब मौजूद नहीं है। सदियों तक भूकंपों के झटके झेलने के बाद 14वीं सदी में यह पूरी तरह से नष्ट हो गया और इसके अवशेष समुद्र में समा गए। इसके साथ ही इसकी तकनीक का रहस्य भी हमेशा के लिए खो गया। हमारे पास सिर्फ कुछ पुराने लेखकों के वर्णन और सिक्कों पर बने चित्र हैं जिनके आधार पर हम इसकी भव्यता की कल्पना कर सकते हैं। पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे से इसके कुछ अवशेष जरूर खोजे हैं, लेकिन वो आईना या उसकी तकनीक का कोई सुराग आज तक नहीं मिला। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस इस बात का सबूत है कि प्राचीन लोग सिर्फ पत्थर और गाड़े से इमारतें बनाना ही नहीं जानते थे, बल्कि वे प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के सिद्धांतों को भी समझते थे। वे जानते थे कि रोशनी को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे केंद्रित किया जाता है। यह लाइट हाउस मानव प्रतिभा का एक जलता हुआ प्रतीक था, एक ऐसी मशाल जो सदियों तक जलती रही और फिर हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसा रहस्य जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चकाचौंध कर देता है। अब हम मिस्र के रेगिस्तान से निकलकर जापान के शांत और पवित्र वातावरण में चलते हैं। यहाँ नारा शहर में एक बौद्ध मंदिर है जिसका नाम है होर्युजी। ये दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की इमारतों में से एक है जिसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, यानी यह इमारत लगभग 1400 साल पुरानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रहस्य क्या है? रहस्य है इसकी लकड़ी। 1400 साल एक बहुत लंबा समय होता है। इतने समय में तो पत्थर भी घिस जाते हैं,
लेकिन होर्युजी मंदिर की लकड़ी आज भी उतनी ही मजबूत और अच्छी हालत में है जैसे इसे कुछ 100 साल पहले ही बनाया गया हो। इस मंदिर के निर्माण में जापानी सरू यानी साइप्रस की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिर्फ अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल ही इसकी लंबी उम्र का राज नहीं है। इसका असली राज छुपा है इसे बनाने की तकनीक में। 1950 के दशक में जब मंदिर की मरम्मत का काम चल रहा था तो कारीगरों ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने पाया कि मंदिर के खंभों के लिए जिन पेड़ों का इस्तेमाल किया गया था उनकी उम्र उस समय लगभग 2000 साल थी, और जब उन्होंने इन 1400 साल पुराने खंभों को काटा तो उनमें से आज भी सरू की लकड़ी की ताजा खुशबू आ रही थी। जापान के पारंपरिक मंदिर बनाने वाले कारीगर, जिन्हें मियादाइकू कहते हैं, एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते थे। वे पेड़ों को उस दिशा में इस्तेमाल करते थे जिस दिशा में वे बड़े होते थे, यानी पेड़ का जो हिस्सा जमीन की तरफ था उसे इमारत की नींव में लगाया जाता था और जो हिस्सा आसमान की तरफ था उसे छत की तरफ। उनका मानना था कि ऐसा करने से लकड़ी अपनी प्राकृतिक शक्ति और लचीलेपन को बनाए रखती है। इसके अलावा मंदिर की डिजाइन में एक और खासियत है, इसके हर हिस्से को इस तरह से जोड़ा गया है कि उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। यह इंटरलॉकिंग जॉइंट्स की एक जटिल प्रणाली है जिसमें कीलों का इस्तेमाल न के बराबर हुआ है। एक और दिलचस्प बात है मंदिर का केंद्रीय स्तंभ, जो 5 मंजिला शिवालय यानी पैगोडा के बीचों बीच है। यह स्तंभ जमीन से थोड़ा ऊपर टिका हुआ है, यह जमीन को छूता नहीं है। यह एक पेंडुलम की तरह काम करता है जो भूकंप आने पर इमारत को संतुलित करता है और उसे गिरने से बचाता है। यह एक तरह की प्राचीन भूकंप रोधी तकनीक है जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान करती है। यह कारीगरी और विज्ञान का एक ऐसा मेल है जो प्रकृति के नियमों की गहरी समझ को दर्शाता है। तो क्या होर्युजी मंदिर की लंबी उम्र का राज सिर्फ बेहतरीन कारीगरी, सही लकड़ी का चुनाव और प्रकृति के नियमों की समझ है, या फिर इसमें कोई और गुप्त विज्ञान भी शामिल था? क्या लकड़ी को संरक्षित करने के लिए किसी खास लेप या प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया था जिसका ज्ञान आज खो चुका है? 1400 सालों तक लकड़ी का अपनी महक और मजबूती बनाए रखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। होर्युजी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये इंसानी धीरज, ज्ञान और प्रकृति के साथ सामंजस्य का एक जीता जागता स्मारक है जो हमें सिखाता है कि अगर सही तरीके से बनाया जाए तो चीजें सदियों तक टिक सकती हैं। चलिए अब समय में और पीछे चलते हैं। लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया की ज्यादातर सभ्यताएं अभी बसना ही सीख रही थीं, भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग में मीलों आगे थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की और उसके शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की। इन शहरों की सबसे हैरान करने वाली चीज उनकी इमारतें या सड़कें नहीं, बल्कि उनकी भूमिगत जल निकासी और सीवर प्रणाली थी। एक ऐसी व्यवस्था जो आज भी भारत के कई शहरों के लिए एक सपना है। कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले एक ऐसा शहर जहां हर घर में अपना एक बाथरूम और शौचालय था। इन घरों से गंदा पानी ढकी हुई नालियों के जरिए बाहर मुख्य नाले में जाता था। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी थीं और उन्हें ऊपर से पत्थर की सिल्लियों से ढक दिया जाता था ताकि गंदगी और बदबू न फैले। यह सिर्फ कुछ खास घरों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे शहर में नालियों का एक जाल बिछा हुआ था। यह उस दौर के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर उनकी समझ अविश्वसनीय थी। इस प्रणाली की इंजीनियरिंग भी कमाल की थी। नालियों को एक खास ढलान पर बनाया गया था ताकि पानी रुके नहीं और आसानी से बहता चला जाए। हर कुछ दूरी पर मैनहोल भी बनाए गए थे जिन्हें साफ करने के लिए हटाया जा सकता था। इन मैनहोल्स में सोखता गड्ढे भी थे जो ठोस कचरे को इकट्ठा कर लेते थे और सिर्फ पानी को आगे बहने देते थे। ये आज के आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक बहुत ही शुरुआती लेकिन प्रभावी रूप था। ये सब देखकर सवाल उठता है कि सिंधु घाटी के लोगों के पास यह ज्ञान कहां से आया? उनके पास ऐसी उन्नत इंजीनियरिंग और प्लानिंग की समझ कैसे विकसित हुई? उस समय न तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज थे, न ही कोई आधुनिक उपकरण। यह सब उन्होंने अवलोकन, अनुभव और सामुदायिक प्रयास से सीखा होगा। उन्होंने समझा होगा कि गंदे पानी को अगर सही तरीके से नहीं निकाला गया तो इससे बीमारियां फैल सकती हैं। यह सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी को दिखाता है। आज जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से सीखना चाहिए।
5000 साल पहले की यह सभ्यता हमें बताती है कि एक विकसित समाज की नींव चौड़ी सड़कों या ऊंची इमारतों पर नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर टिकी होती है। सिंधु घाटी की सीवर प्रणाली सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं है, ये एक उन्नत मानसिकता का प्रतीक है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें गर्व भी कराता है और ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि क्या हम विकास की दौड़ में कुछ बुनियादी चीजें पीछे छोड़ आए हैं। अब हम इतिहास की किताबों के पन्ने पलटने से भी और पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे समय में जब इंसान ने खेती करना भी नहीं सीखा था। हम बात कर रहे हैं हिमयुग के अंत की, लगभग 12,000 साल पहले की। रूस के यूराल पहाड़ों में एक दलदल से 1890 में एक ऐसी चीज मिली जिसने इतिहास की हमारी समझ को हिलाकर रख दिया। यह है शिखर आइडल। ये दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की मूर्ति है जो मिस्र के पिरामिडों से भी 2 गुनी और स्टोनहेंज से भी 3 गुनी ज्यादा पुरानी है। यह मूर्ति लार्च नाम के पेड़ के तने से बनाई गई है। जब यह मिली थी तो कई टुकड़ों में थी, लेकिन जब इसे जोड़ा गया तो इसकी ऊंचाई 9 फीट से भी ज्यादा थी। जरा कल्पना कीजिए, उस जमाने के शिकारी संग्राहक इंसानों ने, जिनके पास सिर्फ पत्थर के औजार थे, इतनी बड़ी और जटिल मूर्ति कैसे बनाई होगी। यह सिर्फ लकड़ी का एक लट्ठा नहीं है, इसके ऊपर जटिल ज्यामितीय पैटर्न, सीधी रेखाएं, जिग-जैग लाइनें और सबसे रहस्यमयी चीज, कई इंसानी चेहरे उकेरे गए हैं। एक के ऊपर एक, कुल 8 चेहरे। सबसे ऊपर एक मुख्य चेहरा है जिसका त्रिआयामी आकार है। यह मूर्ति हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? इसके ऊपर बने ये चिन्ह क्या हैं? क्या यह कोई कहानी कह रहे हैं? क्या यह किसी कबीले का प्रतीक था, या यह किसी देवता या आत्मा की मूर्ति थी जिसकी पूजा की जाती थी? इसके ऊपर बने जिग-जैग पैटर्न पानी या सांप का प्रतीक हो सकते हैं। सीधी रेखाएं जमीन या आसमान को दर्शा सकती है। लेकिन ये चेहरे किसके हैं? क्या ये पूर्वज हैं या जंगल की आत्माएं? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक तरह का कैलेंडर हो सकता है जो मौसमों या अनुष्ठानों के चक्र को दर्शाता है। शिखर आइडल इस धारणा को चुनौती देता है कि उस जमाने के इंसान सिर्फ खाने और जिंदा रहने की फिक्र करते थे। यह बताता है कि उनके पास एक जटिल आध्यात्मिक और सांकेतिक दुनिया थी। वे सोचते थे, वे कल्पना करते थे और अपनी कल्पना को कला में ढालने की क्षमता रखते थे। यह मूर्ति उस समय के लोगों की बौद्धिक और कलात्मक क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह साबित करती है कि कला और धर्म का जन्म खेती के विकास के बाद नहीं, बल्कि उससे हजारों साल पहले हो चुका था। आज भी शिखर आइडल वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र तो पता चल गई है, लेकिन इसका मकसद आज भी अज्ञात है। इसके ऊपर उकेरे गए संदेश को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये एक ऐसी भाषा में लिखा गया संदेश है जिसे हम खो चुके हैं। ये 12,000 साल पुराना एक सवाल है जो लकड़ी के एक टुकड़े पर उकेरा गया है और आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रहा है। ये मूर्ति हमें याद दिलाती है कि इंसानी कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। गॉसिक सर्कल, 7,000 साल पुरानी वेधशाला। जब हम प्राचीन खगोल विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इंग्लैंड का स्टोनहेंज या मिस्र के पिरामिड आते हैं, लेकिन जर्मनी के एक छोटे से गांव गॉसिक में कुछ ऐसा मिला है जो इन सबसे भी पुराना है। हम बात कर रहे हैं गॉसिक सर्कल की। यह लगभग 7,000 साल पुरानी एक संरचना है जिसे मानव इतिहास की सबसे पहली ज्ञात सौर वेधशालाओं में से एक माना जाता है। यह स्टोनहेंज से भी 2000 साल और मिस्र के पिरामिडों से भी पहले का है। यह नवपाषाण काल के किसानों द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने अभी खेती करना शुरू ही किया था। यह संरचना लकड़ी के बड़े बड़े खंभों से बने 2 गोलाकार बाड़ों, एक खाई और 3 दरवाजों से मिलकर बनी है। इसका व्यास लगभग 250 फीट है। 1991 में जब एक हवाई सर्वे के दौरान गेहूंओं के खेत में ये गोलाकार निशान देखे गए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास के कितने बड़े रहस्य को देख रहे हैं। खुदाई के बाद पता चला कि यह कोई साधारण बाड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जटिल खगोलीय उपकरण था। इसके 3 दरवाजे साल के कुछ शाह सुर कुछ खास दिनों की ओर इशारा करते हैं। दक्षिण पूर्व का दरवाजा उस जगह पर है जहां से शीतकालीन संक्रांति यानी साल के सबसे छोटे दिन पर सूरज उगता है, और दक्षिण पश्चिम का दरवाजा उस जगह पर है जहां उसी दिन सूरज डूबता है। इसी तरह उत्तर का दरवाजा शायद किसी और खगोलीय घटना के लिए था जिसके बारे में अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। इसका मतलब यह है कि इसे बनाने वाले लोग सूरज के रास्ते, मौसमों के चक्र और साल के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन के बारे में जानते थे। ये ज्ञान उनके लिए क्यों जरूरी था?
क्योंकि वे किसान थे। उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि कब बीज बोना है और कब फसल काटनी है। यह सर्कल उनके लिए एक कैलेंडर था जो उन्हें बताता था कि साल का कौन सा समय चल रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कैलेंडर था? खुदाई में यहाँ इंसानी हड्डियां, जानवरों की हड्डियां और आग जलाने के निशान भी मिले हैं। इससे लगता है कि यह धार्मिक अनुष्ठानों और शायद मानव बलि का भी केंद्र था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग इकट्ठा होते थे, जश्न मनाते थे और अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते थे। गोसिक सर्कल हमें बताता है कि खगोल विज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं। यह इंसान की उस आदिम इच्छा का प्रतीक है जो आसमान को देखकर उसे समझना चाहता था। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के चक्रों को देखकर अपने जीवन को उसके साथ जोड़ा। यह सिर्फ लकड़ी और मिट्टी का घेरा नहीं है, यह 7000 साल पुरानी उस बुद्धि का प्रमाण है जिसने समय को मापना सीखा और धरती को आसमान से जोड़ा। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें पाषाण युग के इंसानों की दुनिया में झांकने का एक अनमोल मौका देता है। मोई स्टैच्यू, जमीन के नीचे छिपा पूरा शरीर। अब हम दुनिया के सबसे अलग थलग द्वीपों में से एक पर चलते हैं, ईस्टर आइलैंड। प्रशांत महासागर के बीच में स्थित यह छोटा सा द्वीप अपनी विशालकाय पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें मोई कहा जाता है। हम सबने इन मूर्तियों की तस्वीरें देखी हैं। बड़े बड़े सिर, लंबी नाक और रहस्यमयी भाव। सदियों तक दुनिया यही मानती रही कि ये सिर्फ सिर हैं जो जमीन पर रखे हुए हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है, और वो कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। असल में ये सिर्फ सिर नहीं है, बल्कि इनके पूरे शरीर हैं जो समय के साथ मिट्टी और मलबे के नीचे दब गए हैं। जब पुरातत्वविदों ने इन मूर्तियों के आसपास खुदाई शुरू की तो वे हैरान रह गए। जमीन के नीचे से मूर्तियों के विशाल धड़ और हाथ निकले जो पेट पर रखे हुए थे। कुछ मूर्तियों की ऊंचाई तो 33 फीट तक है और वजन 80 टन से भी ज्यादा। इन धड़ों पर भी जटिल नक्काशी की गई है जो इतने सालों तक जमीन के नीचे दबे रहने की वजह से सुरक्षित बच गई। इन पर बेल्ट, कपड़े और टैटू जैसे डिजाइन बने हुए हैं जो उस समय के लोगों की संस्कृति और पहनावे के बारे में बताते हैं। अब सवाल उठता है कि इन मूर्तियों को बनाया किसने और क्यों? इन्हें रापा नुई लोगों ने बनाया था जो इस द्वीप के मूल निवासी थे। माना जाता है कि ये मूर्तियां उनके पूर्वजों या महत्वपूर्ण सरदारों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें देवता की तरह पूजा जाता था। उन्हें इस तरह बनाया गया था कि वे द्वीप की ओर देखें, मानो वे अपने लोगों की रक्षा कर रहे हों। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन भारी भरकम मूर्तियों को बनाया कैसे गया और फिर इन्हें खदान से निकालकर द्वीप के अलग अलग हिस्सों तक कैसे पहुंचाया गया। द्वीप पर कोई बड़े पेड़ नहीं हैं जिनसे रस्से या पहिए बनाए जा सकें। कोई जानवर भी नहीं थे जिनसे इन्हें खिंचवाया जा सके। तो फिर 80 टन की मूर्ति को मीलों दूर कैसे ले जाया गया? एक थ्योरी कहती है कि उन्हें लकड़ी के स्लैज पर रखकर खींचा गया होगा। एक और दिलचस्प थ्योरी है कि उन्हें चलवा कर ले जाया गया होगा, यानी रस्सों की मदद से उन्हें इस तरह से आगे पीछे झुकाया जाता था कि वे अपने बेस पर धीरे धीरे आगे बढ़ती थीं, जैसे कोई चल रहा हो। स्थानीय किंवदंतियों में भी कहा जाता है कि मूर्तियों में मना यानी आध्यात्मिक शक्ति थी और वे खुद चलकर अपनी जगह पर पहुंची थीं। एक और सवाल, इन्हें आधा जमीन में क्यों गाड़ा गया? क्या यह डिजाइन का हिस्सा था या समय के साथ मिट्टी जमा होने से वे खुद ब खुद दब गईं? जमीन के नीचे मिले शरीर पर की गई नक्काशी बताती है कि उन्हें देखने के लिए नहीं बनाया गया था, जिसका मतलब है कि उन्हें जानबूझकर दफनाया गया होगा। शायद यह किसी अनुष्ठान का हिस्सा था। ईस्टर आइलैंड और उसकी मोई मूर्तियां इंसानी दृढ़ संकल्प और इंजीनियरिंग का एक मौन लेकिन शक्तिशाली उदाहरण है। ये आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि सीमित संसाधनों के साथ भी इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। इतिहास की पहेलियां, हमारे अतीत की अनकही कहानी। हमने रोमन डोडेकाहेड्रॉन की पहेली से शुरुआत की और ईस्टर आइलैंड की विशाल मूर्तियों तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे दमास्कस स्टील ने धातु विज्ञान को चुनौती दी और कैसे सिंधु घाटी की सीवर प्रणाली ने आधुनिक इंजीनियरिंग को भी मात दे दी। हर रहस्य, हर कलाकृति, हर संरचना अपने आप में एक कहानी है। ये सिर्फ पत्थर, लकड़ी या धातु के टुकड़े नहीं हैं। ये हमारे पूर्वजों की बुद्धि, उनकी कला, उनके विश्वास और उनकी आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। ये वो सवाल हैं जो इतिहास हमसे पूछ रहा है। ये पहेलियां हमें क्या सिखाती हैं?
ये हमें सिखाती हैं कि हमें अपने अतीत को कम नहीं आंकना चाहिए। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि प्राचीन लोग पिछड़े हुए थे और हम आज बहुत उन्नत हैं, लेकिन शिगिर आइडल हमें बताता है कि 12,000 साल पहले भी इंसान के पास जटिल आध्यात्मिक सोच थी। माया कैलेंडर दिखाता है कि वे ब्रह्मांड को हमसे बेहतर न सही पर अलग और गहरी नजर से जरूर देखते थे। गो-सिक सर्कल इस बात का गवाह है कि विज्ञान की प्यास इंसान में हमेशा से थी। ये रहस्य हमें विनम्र बनाते हैं। इतिहास की इन पहेलियों में शायद मानव सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है, हमारी अपनी क्षमता का रहस्य। ये हमें बताती हैं कि इंसान के अंदर कुछ भी कर गुजरने की अद्भुत क्षमता है, चाहे वो 80 टन की मूर्ति को मीलों तक ले जाना हो या बिना बिजली के 50 किलोमीटर तक रोशनी पहुंचाना हो। इंसान ने हमेशा अपनी सीमाओं को चुनौती दी है और असंभव को संभव कर दिखाया है। ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि अगर वे यह सब कर सकते थे तो हम आज क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या हम कभी इन रहस्यों का सच जान पाएंगे? क्या कोई खोया हुआ दस्तावेज मिलेगा जो डोडेकाहेड्रॉन का राज खोलेगा? क्या कोई वैज्ञानिक दमास्कस स्टील का फॉर्मूला फिर से खोज पाएगा? क्या हम शिगिर आइडल की भाषा को समझ पाएंगे? शायद हाँ, शायद नहीं। कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं, ताकि वे हमें हमेशा सोचने, खोजने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करते रहें। क्योंकि जिस दिन सारे रहस्य सुलझ जाएंगे, शायद दुनिया थोड़ी कम दिलचस्प हो जाएगी। तो क्या आप इन रहस्यों का सच जानना चाहेंगे, या आप भी मानते हैं कि कुछ पहेलियों को अनसुलझा ही रहना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। लेकिन एक बात तय है, जब तक ये रहस्य मौजूद है, तब तक इंसान का रोमांच और खोज का सफर कभी खत्म नहीं होगा। ये हमारे अतीत के वो तारे हैं जो भविष्य में भी हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। रहस्य का सफर जारी है। तो दोस्तों, यह था समय की गहराइयों में डूबा हमारा आज का सफर। रोमन डोडेकाहेड्रॉन के अनजाने मकसद से लेकर ईस्टर आइलैंड की चलती फिरती मूर्तियों तक, हर रहस्य ने यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। ये कहानियां हमें बताती हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह इंसानी सरलता, जिज्ञासा और कभी-कभी न समझ में आने वाली घटनाओं का एक विशाल महासागर है। ये पहेलियां हमें याद दिलाती हैं कि हम कितना कम जानते हैं और अभी कितना कुछ जानना बाकी है। इन रहस्यों को देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास कोई ऐसी तकनीक या ज्ञान था जो आज हमसे खो गया है? या ये सब सिर्फ इंसानी मेहनत और बुद्धि का कमाल है, जिसे हम आज अपनी आधुनिक सोच के चश्मे से देखकर समझ नहीं पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इन रहस्यों का सच कभी पूरी तरह से सामने आएगा, या ये हमेशा के लिए इतिहास की धूल में दबे रह जाएंगे, हमारी कल्पना को गुदगुदाते हुए? आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें यह जानने में हमेशा दिलचस्पी रहती है कि आप इन रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको यह रोमांचक यात्रा पसंद आई और आप भविष्य में भी ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नट्टी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अगली बार मिलेंगे एक और अनसुनी कहानी, एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक सोचते रहिए और खोजते रहिए। धन्यवाद।